India Legal presents Courts Roundup. आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने के साथ ही शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोह में शामिल होने के लिए 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की वेकेशन बेंच ने उन्हें 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोपी को 10 जुलाई को बिना किसी चूक के सरेंडर करना होगा। राउत की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने बताया है कि राउत को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत दी, लेकिन आदेश पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि उनकी दादी का मई के आखिरी हफ्ते में निधन हो गया और कुछ अंतिम संस्कार और अंतिम समारोह किए जाने की यहाँ पर जरूरत है। और ऐसे में बता दें आपको कि NIA की ओर से पेश वकील ने कहा है कि आवेदन को NIA कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। हालांकि भट्ट ने जवाब दिया, चूंकि जमानत आदेश को चुनौती देने वाली NIA की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए विशेष अदालत आवेदन पर विचार नहीं करेगी। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता राउत पर 2018 के भीमा कोरेगांव जाति आधारित हिंसा के संबंध में UAP एक्ट की धारा 15 के तहत आरोप लगाया गया। उन पर प्रतिबंधित CPI माओवादियों से संबंध रखने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। राउत को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया। 5 साल से अधिक समय के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद बड़ी साजिश मामले में जमानत दे दी, जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निर्णय पर पहुंचने में अदालत ने यह भी नोट किया कि उन्होंने बिना किसी मुकदमे के 5 साल और 3 महीने जेल में बिताए हैं। जमानत आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला आखिरी बार 14 जून को सूचीबद्ध किया गया। बता दें आपको कि जब जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस AG मसीह की वेकेशन बेंच को सूचित किया गया कि राउत की दादी का अंतिम संस्कार 26 मई को है, लेकिन शेष समारोह 27 जून को निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के वकील के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया गया, जिन्होंने निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 के बारे में नई याचिका वापस ले ली है। बता दें आपको, याचिका में कथित तौर पर भारत में इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक बात कही गई है। हालांकि याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी गई थी, जिसने हाल ही में निर्माताओं द्वारा कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जता जाने के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की वोकेशनल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने के आदेश से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अन्य के खिलाफ सैयद अहमद बादशाह द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील को ये बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली अन्य याचिका पर विचार किया और मामले को अतः गुण दोष के आधार पर तय करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। जस्टिस नाथ ने कहा है कि हमें इसके लिए अनुच्छेद 32 याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए। हाई कोर्ट ने फिल्म प्रदर्शित की है और हाई कोर्ट ने इसकी जांच की है। इसके बाद हाई कोर्ट ने फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा इस तर्क के जवाब में कि फिल्म के विवादास्पद ट्रेलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन ये अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की कि न्यायालय ने किसी टीजर या
ट्रेलर पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई थी। मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून के आदेश द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी, जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट फिल्म के CBFC सर्टिफिकेट के खिलाफ तंबोली की मुख्य याचिका पर फैसला नहीं ले लेता। 19 जून को जब फिल्म निर्माता फिल्म के कुछ संवादों को हटाने और अस्वीकरण जोड़ने के लिए सहमत हो गए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म के रिलीज की अनुमति दे दी और तंबोली ने सहमति से किए गए बदलावों के बाद रिलीज पर कोई आपत्ति नहीं उठाने पर सहमति जताई। मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को जहरीली शराब के सेवन से कलकुरिची जिले में 47 लोगों की मौत के बाद उठाए गए कदमों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार और के कुमारेश बाबू की पीठ ने राज्य सरकार से बताने को भी कहा है कि पिछले साल पड़ोसी जिलों में इसी तरह की घटना होने के बावजूद अधिकारी इस त्रासदी को रोकने में क्यों विफल रहे हैं। पीठ ने कहा है कि कल्लाकुरिची में घटना से कुछ हफ्ते पहले स्थानीय समाचार पत्रों और एक यूट्यूबर ने क्षेत्र में अवैध रूप से उपलब्ध कराई गई और जा रही नकली शराब पर रिपोर्ट दी थी और अदालत अन्नाद्रमुक की कानूनी शाखा के सचिव IAS इनबादुरई द्वारा घटना की CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इनबादुरई के वकील अधिवक्ता डी सेल्वम ने अदालत को बताया कि क्षेत्र में नकली शराब की बिक्री के संबंध में 29 मार्च 2023 को कल्लाकुरिची के अन्नाद्रमुक का विधायक M सेंथिल कुमार ने एक विशेष प्रस्ताव पेश किया था। फिर भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई करने में विफल रही। उन्होंने अदालत को बताया कि TN एडवोकेट जनरल PS रमन ने अदालत को बताया कि राज्य ने पहले ही घटना की जांच CBCID को स्थानांतरित कर दी है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि पीठ ने AG से कहा है कि ये इस तरह के मजाक में शामिल होने का समय नहीं है। सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकती है। ये मानव जीवन के लिए और उसके बारे में है। हम जानना चाहते हैं कि पिछले साल जब इस तरह की घटना हुई थी तब से राज्य ने क्या कार्रवाई की है और उन पुलिसकर्मियों और जिलाधिकारियों के बारे में क्या किया जाना चाहिए जो कार्रवाई करने में विफल रहे। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद कोर्ट ने TN सरकार को 26 जून तक एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें विधायक द्वारा उठाए गए प्रस्ताव के अनुसार राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की सूची है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में व्यवस्था दी कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत गोद लिए गए व्यक्ति के जैविक रिश्तेदार उस व्यक्ति को उसके दत्तक माता पिता से विरासत में मिली संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं। 5 जून को पारित आदेश में न्यायमूर्ति GK इनलाथिरनयान ने कहा है कि अधिनियम की धारा 12 ये स्पष्ट करती है कि एक बार किसी व्यक्ति को गोद लेने के बाद जन्म के परिवार के साथ उसके संबंध समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार गोद लिए गए व्यक्ति की मृत्यु के बाद जैविक रिश्तेदार कोई कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं। न्यायालय ने कहा है कि अदालत ने कहा है कि इस प्रकार ये स्पष्ट किया जाता है कि गोद लेने की तिथि पर गोद लेने के लिए बच्चे के जन्म के परिवार के साथ संबंध समाप्त माने जाएंगे और उनकी जगह गोद लेने के कारण बने दत्तक परिवार के संबंध स्थापित हो जाएंगे। न्यायालय भी शक्तिवेल नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने चचेरे भाई द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर दावा करते हुए संबंध प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मांगा था, जो एक गोद लिया हुआ बच्चा था। चचेरे भाई की मृत्यु 2020 में किसी वर्ग कानूनी उत्तराधिकारी के हुई थी और शक्तिवेल ने गोद लिए गए व्यक्ति के जैविक भाई बहनों द्वारा किए गए ऐसे कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के दावे को भी चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति इनथालीथिरयन याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत इस दलील के सहमति जताई गई और गोद लिए गए बच्चे के जैविक परिवार के साथ सभी संबंध समाप्त माने जाने चाहिए और दत्तक परिवार में गोद लेने से बने संबंधों से प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए और इसीलिए न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और
संबंधित राजस्व विभागीय अधिकारी के पिछले आदेश को रद्द कर दिया, जिसने याचिकाकर्ता को इस तरह का प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद एक बार फिर से हिंसा का तांडव देखने को मिला है। इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगर राज्य में हिंसा के चलते केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का समय अगर बढ़ाया जाता है तो केंद्र कोई आपत्ति नहीं करेगा। और साथ ही साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल की सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए चुनाव बाद हिंसा के आरोपों के बाद स्थिति का आकलन करने और 21 जून को सुनवाई की अगली तारीख पर इनसे संबंधित सभी जरूरी तथ्यों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए चुनाव बाद हिंसा के आरोपों के बाद स्थिति का आकलन करने और 21 जून को सुनवाई की अगली तारीख पर इससे संबंधित सभी जरूरी तथ्यों का खुलासा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने किया और कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में डीजी ने बताया कि अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई है और क्या कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में एक संगठन और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव बाद हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में मामला दायर किया है। मामले पर मंगलवार को सुनवाई शुरू होनी थी और सभी पक्षों के पास रिपोर्ट नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के द्वारा हाईकोर्ट में मेंशनिंग के बाद अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ एजेंसी की ओर से दाखिल की गई अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर जैन की सिंगल बेंच सुनवाई की और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दलीलों में एएसटी राजू ने कहा कि आदेश में दिख रहा है कि अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी है, जवाब देने का कोई मौका भी नहीं दिया गया। एएसटी ने कहा है कि पहले अदालत कहती है कि दस्तावेजों पर गौर नहीं करना चाहते क्योंकि वो संख्या में ज्यादा हैं और फिर भी आप कहते हैं कि दस्तावेज अप्रासंगिक है। एएसजी ने कहा कि निचली कोर्ट का आदेश चौंकाने वाला है। हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन कोर्ट ये कह रही है कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। इस मामले में पीएमएलए की धारा 45 से किस तरह इस पर बनता है और ऐसे में आपको बता दें कि इस पर ज्यादा बात नहीं की गई है। बिना दलील को सुने किस तरह जमानत दी गई, इस पर कोर्ट ने राजू से कहा है कि आपकी पहली दलील है कि निचली अदालत में आपकी बात नहीं सुनी गई है। दूसरी, पीएमएलए की धारा 45 पर ठीक से कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरा, हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर निचली अदालत में विचार नहीं किया गया है। एसजी राजू ने कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या जमानत के दौरान इस पर विचार किया जाना चाहिए? ये कैसा आदेश है? एएसजी ने कहा है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि केजरीवाल ने कहा है कि मुझे 100 करोड़ रुपए दो। इसका गवाहों के बयानों में खुलासा हुआ है। यह अपराध की आय ही है। एएसजी राजू ने कहा है कि हमारा केस ये है कि केजरीवाल 2 मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जमानत की सुनवाई कैसी होनी चाहिए, इस बारे में गलत धारणा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि इसमें राजनीतिक विरोध शामिल है और अगर जज द्वारा सभी मांगों का निपटारा नहीं किया जाता तो इससे एएसजी को जज को बदनाम करने का अधिकार मिल जाता है। ये निंदनीय है, दुखद है। उन्होंने कहा कि ईडी की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले को पलटा नहीं, इसीलिए जमानत कभी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि यदि जस्टिस शर्मा का फैसला अंतिम था, जैसा कि ईडी बता रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वतंत्रता क्यों दी? सिंघवी ने कहा कि ईडी की नजर में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत कम है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 45 जमानत पर रोक नहीं लगाती है। वहीं केजरीवाल के वकील लिए पेश अन्य वकील विक्रम चौधरी ने कहा है कि निचली अदालत में केजरीवाल की जमानत याचिका पर ईडी ने 182 पेज का जवाब दाखिल किया। जज ने दोनों पक्षों की दलील को समझा। उन्होंने अपने तरीके से दलीलें लिखकर अपना फैसला सुनाया है। आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय अपराध की आय के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज
न्याय बिंदु ने कहा है कि चूंकि ईडी का मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए किसी भी तरह के साक्ष्य हासिल करने में समय लग रहा है। अदालत ने अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के संबंध में ईडी के तर्क पर भी कड़ी टिप्पणी की है। ईडी ने तर्क दिया था कि जांच एक कला है और कभी कभी आरोपी को जमानत और क्षमा का लालच दिया जाता है और अपराध के पीछे की कहानी बताने के लिए कुछ आश्वासन दिया जाता है। अदालत ने ईडी के खिलाफ पक्षपात का निष्कर्ष निकाला। अदालत ने कहा कि अदालत को इस तर्क पर विचार करने के लिए रुकना होगा, जो कि स्वीकार्य दलील नहीं है कि जांच एक कला है, क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति को कलात्मक रूप से उसके खिलाफ सामग्री प्राप्त करके फंसाया जा सकता है और रिकॉर्ड से दोष मुक्ति सामग्री को कलात्मक रूप से हटाने वापस लेने के बाद सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि ईडी केजरीवाल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर चुप है कि उनका नाम न तो सीबीआई मामले में है और न ही ECIR FIR में। अदालत ने आगे कहा कि दूसरी बात, आवेदक के खिलाफ आरोप कुछ सह आरोपियों के बाद के बयानों के सामने आए हैं और ऐसे में आपको बता दें कि तीसरा ये भी स्वीकार्य तथ्य है कि आरोपी को आज तक अदालत ने तलब नहीं किया, फिर भी वह जांच अभी भी जारी होने के बहाने ईडी के कहने पर न्यायिक हिरासत में है। ये देखते हुए कि प्रथम दृष्टया आधार पर केजरीवाल का अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि भर्ती प्रक्रियाओं के लिए कट ऑफ तिथि निर्धारित करना पूरी तरह से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसी कट ऑफ तिथि सभी आवेदकों के लिए एक समान है और कुछ प्रतिभागियों के लिए इसमें छूट नहीं दी जा सकती। जस्टिस रमेश जैन की पीठ याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने चयन प्रक्रिया के विज्ञापन के अनुसार सहायक नगर नियोजक के पद के लिए आवेदन दिया है। बता दें आपको कि विज्ञापन के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों को भी पद के लिए आवेदन करने की अनुमति थी। एकमात्र शर्त ये थी कि ऐसे छात्रों को लिखित परीक्षा की तिथि से पहले संबंधित पाठ्यक्रम के तहत योग्यता की अपनी मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। कट ऑफ तिथि से पहले यानी लिखित परीक्षा की तिथि से पहले अपने शोध प्रबंध का परिणाम प्रस्तुत करने में उसकी ओर से विफल रहने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पद के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस आदेश को न्यायालय के समक्ष याचिका के माध्यम से चुनौती दी। ये तर्क दिया गया कि परिणाम का देरी से प्रस्तुत होना याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे कारणों से था और इसीलिए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा दस्तावेज जमा करने की कट ऑफ तिथि तय की गई थी, अर्थात लिखित परीक्षा की तिथि से पहले, और याचिकाकर्ता दस्तावेज जमा करने में असमर्थ थी क्योंकि उसके शोध प्रबंध का परिणाम उसके विश्वविद्यालय कट ऑफ तिथि के बाद घोषित किया गया था। हालांकि न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के विश्वविद्यालय की ओर से इस देरी के कारण पूरी कट ऑफ तिथि को रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने ये भी कहा कि कट ऑफ तिथि निर्धारित करना नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है और केवल कुछ प्रतिभागियों को समायोजित करने के लिए इसमें शिथिलता नहीं की जा सकती। फिर याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट कानून के एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत सीआरपीसी की धारा 167 उपधारा 2 के तहत आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण स्वीकार्य होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सीआरपीसी की धारा 167 क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस कपिल वाधवान एंड अनदर के मामले में हाल ही में लॉ से संबंधित एक प्रश्न सामने लाया है कि क्या सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के तहत परेड डिफॉल्ट जमानत आदेश के विरुद्ध धारा 397 सीआरपीसी के तहत रिवीजन किया जा सकता है।
सीआरपीसी की धारा 397 के तहत हाई कोर्ट या किसी सेशन जज को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी निजी स्तर की क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड को मांगने और उसके जांच कराने का अधिकार देते हैं। ऐसा किसी भी निष्कर्ष, सजा या दर्ज या दिए गए आदेश की शुद्धता या वैधता बारे में और किसी निजी स्तर की क्रिमिनल कोर्ट की किसी भी कार्यवाही के एक समान होने के बारे में खुद को संतुष्ट कराने के उद्देश्य से किया जाता है। जब किसी डिफॉल्ट जमानत या स्टैट्यूटरी जमानत की बात आती है जो सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के तहत दी जाती है, तो इस प्रकार की जमानत तब दी जाती है जब जांच एजेंसी निर्धारित अवधि, कुछ अपराधियों के लिए 90 दिन और अन्य के लिए 60 दिन के भीतर अपनी जांच पूरी कराने में विफल रहते हैं। यदि आरोपी इसके लिए आवेदन कराता है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। डिफॉल्ट जमानत का सिद्धांत एक कानूनी अधिकार है और ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य पहलू है। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.